ठीक है, कोई बात नहीं, आप माइक अनम्यूट करके पूछ लेना। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेक्शन में हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे थे और उसमें रदरफोर्ड कह रहा आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली प्लैंक कांस्टेंट के बाद। ठीक है, हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात की थी। अब भी स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इसको समझते हैं क्या होता है। जब हमारे पास कोई इंसिडेंट एक लाइट आती है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ठीक, अब इसमें क्या लिखिए द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल is divided into two parts. Used into two parts. दो कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं? पहला पार्ट आपका होता है इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन और दूसरा पार्ट होता है आपका प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। दो जगह यूज होता है। ठीक है, दैट मींस एनर्जी जो इंसिडेंट होता है दैट इज इक्वल टू फाई, मतलब जो वर्क फंक्शन आपका प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी को आपके कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए। एनर्जी इंसिडेंट जो होती है किसके बराबर होती है? जो देखिए इंसिडेंट लाइट का भी हम दो पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे, जो एनर्जी हुई है उसका काम दो होगा। एक होगा इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर लेकर के आना, ठीक है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना, यानी इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। और जो एनर्जी का बचा हुआ पार्ट है वो किसमें यूज होता है? काइनेटिक एनर्जी देने का काम होता है। ठीक है, ये दूसरा वाला प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब सर जो बची हुई एनर्जी होती है वो उस इलेक्ट्रॉन को आगे के लिए ट्रेवल करने में हेल्प करती है। हाँ जी बिल्कुल। सर तो ये के ई मैक्स क्यों है? चलिए आगे चलें। अब इसको हम लोग जो इक्वेशन लिखी है इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास इंसिडेंट था यानी फाई का वर्क फंक्शन था,
उसमें एक और टर्म क्या लिखते हैं, हमारे पास एनर्जी इंसिडेंट को अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि जो इंसिडेंट एनर्जी दैट इज इक्वल टू h nu, दैट मींस h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकता है उस पर्टिकुलर एनर्जी। ठीक है, दैट मींस अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो किस टाइप से आएगा काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट। किसी भी मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ है। ठीक है, mx माइनस c टाइप का ग्राफ। ये ग्राफ एक बार समझिए, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ किस टाइप से पॉसिबल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तीन चार टाइप के अलग अलग ग्राफ पॉसिबल होते हैं। ऐसा लाइन जो आपके स्ट्रेट लाइन जो आपके सेंटर से पास हो रहा हो, ठीक है, ये y है और ये x है, ये थीटा एंगल पे है, दैट मींस इसका स्लोप क्या है आपका tan थीटा, इसको m कहते हैं। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx। सर सर जो ई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू, सर जो आप नॉट था वो क्या था, नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। बेटा ये वर्क फंक्शन वाला है ना फाई। ओके सर, वो फाई, सर अगर हम फाई की वैल्यू फिर क्या रखते हैं। बेटा वर्क फंक्शन में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से एग्जिट करके बाहर लाने के लिए। ओके ओके सर। और सर के ई मैक्स क्यों? क्या हुआ सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है ये? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या दोबारा से पूछो। सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखवाया था आपने इस इक्वेशन में, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। हाँ जी सर मैक्सिमम ही क्यों? बेटा जो आपका उस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए जितना बचा हुआ, या फिर ऐसे कह लीजिए सरफेस जो बिल्कुल आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इक्वेशन सिर्फ उसी के लिए लिखता है। ठीक, जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम, अगर मान लीजिए हमारे पास एचयू लाइट आई है तो जो सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रॉन है वही मैक्सिमम एनर्जी अचीव कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी, किसी पर्टिकुलर गिवन इंसिडेंट ऑफ लाइट के लिए। मतलब गिवन इंसिडेंट ऑफ लाइट मतलब कोई आपके पास एक फोटोन है जिसकी एनर्जी फिक्स है, वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर सरफेस पे जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जो एनर्जी यूज होगी उससे जो काइनेटिक एनर्जी अचीव हो रही है उसको के मैक्स है। हेलो सर। हाँ जी हाँ सर, ये y इक्वल्स टू एम एक्स कैसे आया, एम एक्स माइनस सी कैसे आया? बता रहा हूँ, पहले मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता देता हूँ किस टाइप से कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। ये आपकी y इक्वल टू mx है, एक किसी टाइप से दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से होती है, मतलब ये लाइन ऐसे भी हो सकती है। ये दोनों खासियत क्या है लाइन की, दोनों की दोनों लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो इस लाइन को आप जनरली हम क्या कहते हैं, y इक्वल टू माइनस mx, या फिर इसको हम y इक्वल टू mx भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम स्लोप क्या लेंगे आपका नेगेटिव। y इक्वल टू mx वाले में दोनों केस में क्या होता है कि आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास कर रही हो। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c वो कुछ ऐसा ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन टाइप का ही, लेकिन y पे एक इंटरसेप्ट कट कर रहा होता है ओरिजिन x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अगर ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव y एक्सिस पे है दैट मींस ये y है, अगर ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव y एक्सिस पे है दैट मींस इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू mx प्लस c। अगर ये इंटरसेप्ट नेगेटिव y एक्सिस पे है दैट मींस इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू mx माइनस। इसमें एक चीज क्या ध्यान रखना है, स्लोप आपका इसमें नेगेटिव होना चाहिए, इसमें स्लोप क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। ये चार नोट कीजिए, फिर मैं दो ग्राफ और बताता हूँ।
सर जो आखिरी वाला ग्राफ था वो स्क्रीन तोड़ के बाहर निकल गया। अच्छा, स्क्रीन तोड़ के बाहर निकल गया। ओके, स्क्रीन में लाता हूँ उससे पहले। आ गया स्क्रीन में? यस सर, अब आ गया। सर इस इक्वेशन का मतलब ये था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनर सरफेस पे होगा तो उसकी के मैक्स नहीं होगी। नहीं, वो आपके उस पर्टिकुलर सरफेस या पर्टिकुलर गिवन इंसिडेंट ऑफ एनर्जी के लिए अंदर वाले की काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं आ सकती जितनी सरफेस वाले की है। ओके सर। नोट कर लिया सबने? आगे चले। यस सर। अब देखिए, ये चार ग्राफ हमारे y mx plus c के लिए पॉसिबल है। ये दो तो ओरिजिन वाले पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बाकी इसमें दो ग्राफ और पॉसिबल है, वो भी देख लेते हैं। एक सेम ऐसा ही ग्राफ इसमें भी पॉसिबल है जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। दैट मींस ये वाला ग्राफ, ये y एक्सिस पे है और ये x एक्सिस पे। इक्वेशन इसकी क्या है? y mx minus c, ठीक है, और इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ये देखिए यही सेम ग्राफ है, इसको उठा करके नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया तो स्लोप नेगेटिव में c पॉजिटिव भी हो सकता है और c नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई वैल्यू हो सकती है। तो स्लोप के साथ रिलेट मत कीजिएगा c को। c बेसिकली होता क्या है? जो आपका x इक्वल टू 0 रखने पे जो y इंटरसेप्ट आएगा उसे हम c कहते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करके अगर आप बनाओगे इस वाले ग्राफ को, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक, इसमें ये इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन है और इसमें स्लोप क्या है आपका? पॉजिटिव। ठीक, इसमें इंटरसेप्ट आपका क्या है? प्लस y एक्सिस में, तो इसलिए आपका c की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। सर हम ठीक है। इधर c की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 रखेंगे ना? क्या वैल्यू 3 टू c की वैल्यू? यस सर। हाँ बिल्कुल, 3 टू 10 की पावर 8 रखेंगे। चलिए अभी ये बताइए, इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा चारों में से? अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबरिंग दे दूं, ये फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा, ये थर्ड और ये फोर्थ, चारों में से कौन सा ग्राफ इसके लिए सही है? सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, दैट मींस हमको h की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, दैट मींस हमको स्लोप पॉजिटिव गिवन है, और c की वैल्यू क्या गिवन है? नेगेटिव, दैट मींस कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? सेकंड वाला। सर ये y इज टू mx कैसे है ये तो बता दीजिए। कौन सा? y इज टू mx। अच्छा वो ग्राफ बेटा वो ओरिजिन के थ्रू पास होता है, मतलब y की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी या घटेगी वैसे वैसे x की वैल्यू घटती है बढ़ती है, और दूसरी बात x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आती है, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं। सर यहाँ पे y क्या है? ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं ना? नहीं सर, ये y एक्सिस डिनोट क्या कर रहा है? ये ग्राफ नहीं पढ़ा गया बेटा? यहाँ पर ये y एक्सिस डिनोट क्या कर रहा है? अभी तो इसमें या फिर वो y इक्वल टू mx वाले में? आप इस पर्टिकुलर केस सर इसमें y इज टू mx माइनस c, ये इक्वेशन नहीं पूरे उसमें पूछ रहा हूँ सर, सारे ग्राफ्स में। यहाँ पर ये y कोई चीज डिनोट कर रहा है या फिर वैसे नहीं, y नहीं, ये जो मैंने एक्सिस ग्राफ लिखा बनाया हुआ ना है? 6 7 5 6 ग्राफ बनाए हैं,
बेटा ये जनरल ग्राफ मैंने बताया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ग्राफ क्या क्या पॉसिबल होते हैं, ठीक है। मैंने वो जनरल बताया कि स्ट्रेट लाइन के क्या क्या ग्राफ होते हैं, उसका इनके इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि ये इक्वेशन से कुछ चीज डिनोट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये 6 ग्राफ जो आपको बनाए वो मैंने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बताए आपको कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ कौन कौन से पॉसिबल। ठीक है सर। सर थर्ड भी तो y इक्वल्स टू mx माइनस सी है, फिर वो इक्वेशन के लिए क्यों नहीं है? कौन सा, ये वाला? यस सर। इसमें स्लोप क्या है? नेगेटिव। इसमें स्लोप क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, सर y इक्वल्स टू mx हमें क्या बताना चाहता है, मतलब कि mx क्या बताना चाहता हूं, मतलब मैं समझा नहीं। तो मतलब y इक्वल्स टू mx हमने लिखा क्यों हर एक क्वेश्चन में सर? आपने बताया तो इसलिए कह रहे हैं कि कैसे स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, लेकिन सर y इक्वल्स टू mx माइनस सी करके रहा है यहाँ पे, काम क्या है इसका? बेटा आपसे ग्राफ पूछेगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच नी और माइनस एच नी नॉट का ग्राफ वेरी कैसे करता है फ्रीक्वेंसी के साथ में। अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं इसमें कि एच नी नॉट के साथ वेरी कैसे कर रहा है। ओके सर। सर सर हाँ जी, सर मतलब एक चीज समझ में नहीं आई कि मतलब के मैक्स का स्लोप पॉजिटिव कैसे है? अच्छा ये बेटा यहाँ h की वैल्यू देखो, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, h को, न्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और ये टोटल h न्यू नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c। ठीक है, तो स्लोप h है, h प्लैंक कांस्टेंट तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखते हैं ना, यस सर। इसलिए स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस न्यू की रिस्पेक्ट। ठीक है, तो आपका पॉसिबल क्या है, फर्स्ट चीज आप नीचे किससे, यहां से ग्राफ स्टार्ट करें। देखिए आप अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते तो इस टाइप से आता, ठीक है, लेकिन हमारा ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। हमारा ग्राफ आएगा, ये नीचे वाला पोर्शन हम हटा देंगे, डैश डैश कर देंगे। ठीक है, इसका रीजन ये है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं आती है। हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी न्यू नॉट, मतलब जब न्यू नॉट हमें मिल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, 0। मतलब ये सरफेस से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, वो पॉइंट कौन सा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का पॉइंट। अब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करता जाएगा। स्ट्रेट लाइन इन द सेंस का मतलब अगर आपने फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स किया काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स किया काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन रिलेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, कि अगर आप इसको दोगुना बढ़ा रहे हो तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो ये भी 4 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, और इसका स्लोप क्या होगा, जो हमने tan थीटा लिखा था, वो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, h के बराबर। सर हाँ जी, सर मतलब यहाँ पर सर जब म्यू नॉट जब 0 है, आई मीन म्यू नॉट है, तब हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही है। हाँ तो सर मतलब ये शो क्या कर ये रहा है शो हमें? ये कर रहा है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट आई है उसके पास जस्ट इतनी एनर्जी है कि उसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाल सके, बस उससे ज्यादा एनर्जी नहीं है इसके पास। ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड तोड़ने में तो सफिशिएंट है, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन को सरफेस से लूज करवा देगा लेकिन कहीं लेकर के नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ओके सर। ठीक है, ये समझ में आई वाला पॉइंट। अब सर Yes. tan थीटा h के बराबर कैसे हो गया?
क्या हुआ बेटा, स्लोप tan थीटा ही होता है। जो m होता है ना स्लोप, जिसको m कहते हैं, वो m जो होता है वो tan थीटा ही होता है। सर फिर उधर आपने h क्यों लिखा है? कहाँ लिखा है h? h tan theta is equals to h। क्योंकि यहाँ स्लोप की वैल्यू h हमको गिवन है। ओके स्लोप हमारा h के बराबर है। स्लोप ओके किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? h के बराबर होगी। ओके सर। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, मिटा दो इसे। सर प्लीज वेट। यस सर। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, for each incident light, every incident photon, for each incident photon, only one photoelectron, only one photoelectron is emitted। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, there is no time lag, there is no time lag between striking of photon, between striking of photon। तो सर आपकी वीडियो रुक रही है, वीडियो हो रही है सर। सर वीडियो रुक रही है आपकी, आवाज आना भी बंद हो चुकी है सर। यस सर। यस सर। सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है कुछ, चलिए अभी क्लियर? ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर। आ नहीं रहा सर। सर एक ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा अभी सर आवाज कट कट के आ रही है और सर स्क्रीन ब्लैक आ रही है।
पॉज करके नहीं आ रही सर, अभी नहीं आ रही सर, आपकी बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। सबको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है या फिर मतलब स्क्रीन आ रही है? नहीं यार, स्क्रीन ब्लैक है सबकी। हाँ मेरी भी स्क्रीन ब्लैक। सर फोन रीस्टार्ट करके कर लो सर। क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलिए, चलिए तीनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा। एक चीज मैं करेक्ट कर देना चाहूंगा यार, शायद नहीं कर दूंगा। जो Ke मैक्स है ना, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये Ke मैक्स मतलब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए। इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। Ke मैक्स वो सरफेस वाली एनर्जी नहीं है। Ke मैक्स का मतलब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट हो। मतलब यहाँ से इस प्लेट से निकल के दूसरे प्लेट तक पहुंचने के लिए जितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है या जितनी काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हमने कहा Ke मैक्स। दोबारा से बोल रहा हूँ, सब लोग इसको करेक्ट कर लेना। Ke मैक्स क्या है आपका? Ke मैक्स मतलब वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, उसे हमने कहा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सर हाँ जी। सर अगर हम ये बात कंसीडर करें तो सर फिर जैसे काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है सर। हाँ। सपोज अगर उसके पास उतनी फोटोन के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो उसको पूरी तरीके से वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक ले जाए, तो सर फिर ये इक्वेशन कैसे वैलिड हो जाएगी? तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सिर्फ उन्हीं के लिए लगा रहे हैं जो वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वहां से एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट तक पहुंच जा रही है। बाकी जो नहीं पहुंचेंगे उनके लिए हमारे पास बैटरी लगा रहे हैं। सर उनके लिए क्या है? जो एक पॉइंट यहां से निकल के जो दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे उनके लिए हमने अलग से बैटरी लगा रखी है। ओके सर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन हमारा इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा है उसके लिए हमने अलग से बैटरी लगा रखी है। इसीलिए तीसरा पॉइंट ये है कि नॉट ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसमें एक पॉइंट ही लेना, बट सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसे लिख दो सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, some photoelectrons may have kinetic energy is less than kinetic energy maximum। सर हाँ जी। सर अभी आपने कहा था कि हमने बैटरी उनके लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगा रखी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे। हाँ जी। लेकिन जब बैटरी होगी तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है सर बिना बैटरी के। हाँ बिल्कुल सर्किट काम करता है, नहीं बैटरी रहेगा तब भी सर्किट काम करेगा। सर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे फिर उस सर्किट में अगर बैटरी नहीं होगी तो? बेटा इलेक्ट्रॉन हमें अलग से नहीं चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे मटेरियल में पहले से हैं। यहाँ पे सन गिरेगा, लाइट गिरेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, दैट मीन सर्किट आपकी कंप्लीट हो गई। आपने वो देखा है सोलर पैनल? यस सर देखा है। वो बिना बैटरी के काम करता है। यूज करके ओके भी देखो। अगर आप अभी जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मिलता है खेत में चलाने वाला, उसमें देखो, उसमें हमारे घर पे जो है वो बिना बैटरी के वर्क करता है।
उसमें क्या किया, सोलर पैनल से डायरेक्ट कनेक्शन हमने मोटर को दे रखा है, यहाँ से सीधा कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिसिटी मोटर को सप्लाई होती है और फिर ग्राउंड होकर के सर्किट कंप्लीट होकर ऊपर की तरफ जाता है। पूरे पॉइंट में कहीं भी बैटरी नहीं है, यस सर। तो ओके बिना सर। बैटरी के भी काम करता है। हेलो सर। जी सर अभी आपने बोला कि जो कई मैक्स है वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक पहुंचाए सर। हाँ जी, और सर फिर कुछ देर बाद आपने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंचते उनको पहुंचाने का काम वो बैटरी की वो करती है एनर्जी। हाँ बिल्कुल। तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बैटरी से एनर्जी निकलती है वही वो एनर्जी, बैटरी से जो एनर्जी निकलती है वही ये वाली एनर्जी कई मैक्स है ही सर। मैक्स नहीं, नहीं नहीं तो फिर सर बैटरी से, बैटरी देखो बेटा, बैटरी से जो एनर्जी निकलती है वो के मैक्स वाली एनर्जी नहीं है। आप बस उसको इंटरप्रेट करो। देखो इस टाइप से कि एक हमारे पास प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, यहाँ से कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकला, वो कुछ दूरी तक गया, कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल किया, उसके Yes, बाद बैटरी ने एक एनर्जी प्रोवाइड की है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इलेक्ट्रॉन यहीं तक रह गया, उसको फिर बैटरी ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड की। दोनों सेम है? नो सर। फिर ओके सर, क्लियर। सर हाँ जी, सर जो आपने ग्राफ ऑफ के बनवाया था सर, उस केस में जब म्यू नॉट था तब काइनेटिक एनर्जी 0 थी सर। उस केस में जो बैटरी की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी ना? हाँ जी, ओके सर। और सर एक और डाउट था बोलो। सर कि जैसे इसमें लिखा है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बट सर जैसे वो फोटो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा बाहर तो सर उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बहुत तो होगा, और तो सर उसे ओवरकम करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना? एक मिनट दोबारा बोलो, क्या होता है? सर जैसे जैसे ही फोटोन स्ट्राइक हुआ सर, उस केस में एनर्जी तो गेन कर ली इलेक्ट्रॉन है, बट सर उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। नहीं, उस टाइम लैग को हम कंसीडर नहीं करते हैं। सर मतलब वो बहुत छोटा होता है इसलिए। नहीं, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बहुत कम टाइम में ही निकल जाता है, इसलिए हम उस लैग को कंसीडर नहीं करते। अभी पर्टिकुलरली नहीं कंसीडर करते हैं, इन फ्यूचर आप अगर आप फिर फर्दर स्टडी करोगे तो वहां पे कंसीडर करते हैं। उसके लिए हम रिलैक्सेशन टाइम अलग से कैलकुलेट करते हैं। ओके सर। सर हाँ जी, सर अगर मैं एक कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाऊं ही नहीं और केवल मेटल सरफेस रख दूं, वहां पे इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे, तो वहां पर के ई मैक्स कैसे डिफाइन होगा? कुछ अगर आप कुछ भी मत लगाइए तो ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी निकलेगी वही आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उस पर्टिकुलर, जो मैंने पहले बोला था। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम में क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपकी सिंपल अगर काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करोगे, ठीक है, तो जो मैंने इक्वेशन लिखाई है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सिंपल इक्वेशन, आप कुछ भी मत लगाइए। तो जितनी एनर्जी आपने जिस अमाउंट की लाइट गिराओगे उसमें जितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे, ठीक है, तो सरफेस के लिए जो एनर्जी आएगी उसको आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी पे आपने जो एनर्जी गिराई है किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, वहां से जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकला है उसमें जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव हुई है उसे फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ओके सर। चलिए क्वेश्चन एक लिखते हैं। If phi of an arbitrary metal is 3.1 electron volt, then calculate its threshold wavelength and the kinetic energy
radiation of 300 meter, when radiation of 300 nanometer strike the metal surface. कैलकुलेट कर लिया। देखिए आपको फाई कितना गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब आपसे लैम्डा नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ऐसे लिखिए फाई इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट। फाई कितना आपको गिवन है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 3.1 नैनोमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4000 400 नैनोमीटर आएगा, ठीक है।
सेकेंड पार्ट का आंसर बताइए। तो 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.03, ठीक है। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एच बाई लैम्डा, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स पूछा है 300 नैनोमीटर स्ट्राइक द मेटल सरफेस। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? एच बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा नॉट, ठीक। के मैक्स इज इक्वल टू के मैक्स इक्वल टू एच सी कितना होता है? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा, हमको कितना गिवन है? 300 नैनोमीटर, माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 0 0 0 यहाँ पे, यानी 12.40 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3.1 इलेक्ट्रॉन। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 चौके 12, 3 4 12, 3 1 और 3 माइनस 3.1, दैट इज इक्वल टू 1.03 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिमिट आगे से नोट कर लिया सबने? यस सर। दूसरा क्वेश्चन यस सर, हो गया वो। the wavelength to show photoelectric effect is 200 nanometer. Calculate the wavelength of radiation required to produce photoelectrons with half the kinetic energy of the photoelectrons emitted by the radiation of wavelength 120 nanometer.
चलिए सबने कैलकुलेट कर लिया, आगे देखते हैं। सर ये चलिए, क्वेश्चन नीचे क्या समझ में हुआ नहीं है? आ रहा सर। क्या हुआ बेटा? क्या क्वेश्चन समझ में नहीं सर आया ये क्या? समझ में नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर। इसमें आपसे कहा हुआ है कि the wavelength to show photoelectric effect is 200 nanometer. Calculate the wavelength of radiation required to produce photoelectrons with half of the kinetic energy of photoelectron emitted by the radiation of wavelength 120 nanometer. चलिए सवाल को समझाता हूँ है क्या। देखिए बेसिकली क्वेश्चन आता है कि आपको फाई के लिए एक वैल्यू गिवन है hc by lambda नॉट, उसमें आपको lambda नॉट गिवन है 200 नैनोमीटर। ये पहली लाइन का मतलब ये हुआ। दूसरी लाइन का मतलब ये है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रॉन्स विद हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 120 नैनोमीटर। देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर आप उससे जो कैथोड एनोड वाला मटेरियल था उससे अगर आप अलग रखते हैं तो इसका मतलब बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या मतलब था, यहाँ पे हमारे पास एक लाइट गिरी hν फ्रीक्वेंसी की, यहाँ से वर्क फंक्शन बराबर एब्जॉर्ब हो गई मतलब कम हो गई, बची हुई लाइट किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। ये अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली यही होता है। हमारे पास hν की फ्रीक्वेंसी की लाइट मतलब hν एनर्जी की लाइट आई, जो फाइल्स को चाहिए था वो मिला, बचा हुआ किस में चला गया, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में चला गया। ठीक है, सरफेस वाले के लिए हम क्या लिख देंगे फिर के मैक्स। ठीक, उस पर्टिकुलर केस में हमने के मैक्स किसको लिखा था, जो एनोड में जितना मैक्सिमम रिक्वायर्ड होता है कैथोड से एनोड तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब समझिएगा, hc by 200 नैनोमीटर हमने क्या लिखा बेटा, लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट हमको दे रखा है 200 नैनोमीटर। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जब हमने एक अलग फ्रीक्वेंसी की या अलग वेवलेंथ की लाइट गिराई थी, कितने की, लैम्डा इक्वल टू 120 नैनोमीटर की हमने एक लाइट इस पे फोटोन हमने गिराया था, दैट मींस जितना एनर्जी हमने इंसिडेंट किया था, ठीक है, उसमें से सबसे पहले कहा गया होगा, जो बचा हुआ होगा hν नॉट में, मतलब ये वाली वैल्यू यानी hc by लैम्डा नॉट में, और किसमें गया होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इंसिडेंट वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 120 नैनोमीटर। यहां से आपने एक कैलकुलेट की काइनेटिक एनर्जी, इसको मैंने दे दिया ke1 नाम दे दिया सर। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि किस वेवलेंथ की हम लाइट दोबारा से गिराएं जिससे जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर हम उसको ke2 नाम दें तो वो ke2 ke1 का आधा होना चाहिए। अब सवाल समझ में आया बेटा क्या है? आंसर 150 है क्या? क्या सर हुआ? यहाँ पे तो पहले तो हमें फाई की वैल्यू में तो जो लैम्डा नॉट है वो 200 nm है। हाँ बिल्कुल, ई इंसिडेंट में 120 nm कैसे हो जाएगा सर? ये हमसे कहा हुआ है कि एक इससे पहले जो अभी लाइट हमसे जो जिसका पूछा उससे नहीं कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि जब 120 नैनोमीटर की हमने एक लाइट गिराई थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी आई थी। अब आपको ओके, सर। बताना है कि अब किस वेवलेंथ की लाइट गिराओगे कि जो 120 nm पे काइनेटिक एनर्जी आई थी उसकी एनर्जी की आधी काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए। ठीक है सर, आ गया समझ में। क्या हुआ? सर आंसर 150 है क्या? 150, हाँ 150 नैनोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फिर। पूरे क्वेश्चन को हमने 2 लाइन में लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। एनर्जी जो इंसिडेंट हमारी हुई है उसके बारे में लिखते हैं। देखिए एनर्जी इंसिडेंट हमारी कितनी थी, 120 नैनोमीटर, यानी hc डिवाइडेड बाय 120 नैनोमीटर। हम लैम्डा में सब कुछ डील कर दे रहे हैं अभी, इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट प्लस ke1। लैम्डा नॉट हमको कितना दे रखा है, 200 नैनोमीटर। इसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी फर्स्ट,
दूसरे के लिए एच सी बाई लैम्डा हमने लिख दिया, उसके लिए भी एच सी बाई लैम्डा नॉट हमारे लिए सेम है, प्लस के ई टू लिख दिया। अब हमसे क्या कहा हुआ है, के ई टू इक्वल टू के ई वन डिवाइडेड बाई, इक्वेशन 3 हो गया, तो सपोर्ट करके सॉल्व कर लो। क्या किया हमने, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई 200 प्लस के ई वन डिवाइडेड बाई 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 2 एच सी बाई 200 प्लस के ई वन, इक्वेशन 4 और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। बेटा ये नीचे वाला पोर्शन लिख लिया है, ऐसा लिखने के लिए आपको तो मैं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखो, 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 को घटाओगे तो 2 एच सी बाई लैम्डा और 120, यानी 2 एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी अपॉन 120। नैनोमीटर में ये सब आएगा आंसर, ध्यान रखिए यहाँ नैनोमीटर है, यहाँ भी नैनोमीटर है, यानी फाइनल जो आएगा वो भी नैनोमीटर में आएगा। 2 एच सी बाई 200 माइनस एच सी बाई 200 कितना बचा, एच सी बाई 200 बचा, के ई वन से के ई वन कैंसिल आउट हो गया, एच सी से एच सी उड़ गया, ठीक है। यानी अब इसको सॉल्व कर लो, 240 माइनस 120 लैम्डा, टू बाई लैम्डा इक्वल टू 1 बाई 200 प्लस 1 बाई 120, इसको सॉल्व करो। 20 घने में 200, 20 का 120 और 25 रखे 2, 1/40, 1/5 प्लस 1/3, ठीक है। अब उसको सॉल्व करना, तो 5 से 15 और 5 से 8, 1/40 इंटू 8/15। अब लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इंटू 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8, तो 8/40 और लैम्डा इक्वल टू 15/50। सर फोर्थ इक्वेशन समझ में नहीं कैसे आ गई। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये जो लिखा है ना सेकंड वाली इक्वेशन, यस सर, के2 इक्वल टू के वन बाई हाफ है, यहाँ लिख दिया। यस सर, अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया। ओके सर समझ गया। सर सर हाँ जी, सर यहाँ पर आपने ई इंसिडेंट जो रखा है उसकी वेवलेंथ 120 क्यों रखी है क्वेश्चन में गिवन था। सर? पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए तो 200 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की जरूरत थी। फिर आपने शायद, एक मिनट, आपको मैंने लैम्डा नॉट की डेफिनेशन लिखाई थी, या देखना सब लोग, सर शॉर्ट वेवलेंथ की इक्वेशन डेफिनेशन लिखाई थी क्या? यस सर। क्या लिखवाया था सर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट गधा? देखो फ्रीक्वेंसी है, मैं वेवलेंथ की बात पूछ रहा हूँ। नहीं लिखवाई सर। नो सर, नहीं है सर, नहीं लिखवाई, चलो ये नोट कर लो, फिर मैं छोटा सा लिखवा देता हूँ। सर उसको वैसे भी तो कर सकते थे कि मतलब वहां से 1240 रख के और फिर उसके बाद वहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल के। हाँ बिल्कुल कर सकते थे। सर ये ज्यादा लंबा पड़ रहा है ना बहुत। नहीं ये लंबा इसलिए पढ़ा है, मैंने हर स्टेप फॉलो किया है, जैसे 10th में आपने मैथ पढ़ी थी, ठीक है। हर स्टेप फॉलो करना हो तो तीसरे स्टेप में आंसर हो जाता है। मर्जी आप कैसे भी कर लो।
सर ये तो बता दीजिए कि सर यहाँ 120 क्यों रखा है? हाँ, उसी के लिए मैं लैम्डा नॉट पहले बताऊंगा, फिर इसको रिलेशन बताऊंगा। ठीक ओके है, सर। चलिए वो ब्रैकेट में या ऊपर कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा आप, मैं लिख दूंगा। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर लिख लीजिएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। The maximum wavelength, the maximum wavelength required to eject an electron out of the surface, out of the surface of the metal। ठीक है, तब आप इसको स्टार लगा दीजिएगा। अब समझाता हूँ कि लैम्डा और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। एनर्जी आपकी क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, जब आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी दैट मीन्स आपका लैम्डा डिक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी दैट मीन्स आपको लैम्डा की वैल्यू उतनी कम करनी पड़ेगी। एक चीज का ध्यान रखना, गलती से पेपर में मिनिमम वाला ऑप्शन मत टिक कर देना, ये चीज पॉइंट आउट करके रखना। तो जब आपके पास वेवलेंथ ज्यादा होती है दैट मीन्स एनर्जी आपके पास कम है, और जब वेवलेंथ कम होती है दैट मीन्स एनर्जी आपके पास ज्यादा है। तो आपका जो क्वेश्चन था शायद उसका आंसर आप मिल गया होगा कि लैम्डा की वैल्यू 200 नैनोमीटर का मतलब ये नहीं कि एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उल्टा रिलेशन है। वो लैम्डा की वैल्यू 200 नैनोमीटर बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर 200 दी होती कि फ्रीक्वेंसी आपके पास 200 हर्ट्ज के बराबर है और जो इंसिडेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 120 हर्ट्ज के अप्रोक्सीमेट है, तब नहीं होता, तब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। इसलिए ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी की टर्म में देखा तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी इंक्रीज करती है कब, जब न्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बेटा जिसका क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया? वो 200-120। हाँ जी सर वो तो मतलब ये नहीं आ रहा कि वो तो 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर हमें रिक्वायर्ड 200 नैनोमीटर है, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर हमें रिक्वायर्ड 200 नैनोमीटर है तो 120 नैनोमीटर वाला इलेक्ट्रॉन को कैसे एमिट कराएगा, यही ना? नो सर, मैंने कहा कि सर ये 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो सर हमने इनको कंबाइन क्यों कर दिया? अच्छा, 3 अलग अलग सिचुएशन थी। ठीक है, फिर मुझे शायद क्वेश्चन सुनने में गलती हुई, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। नोट कर लिया सबने यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बेटा जिसका डाउट था वो अपना माइक अनम्यूट करो दोबारा से। यस सर। हाँ बताइए। अब उसमें क्या था कि इसमें जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें अलग अलग सिचुएशन थी। पहले सिचुएशन में हमें वर्क फंक्शन गिवन था, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा था 120 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट गिराई, उससे कुछ एनर्जी एमिट हुई है या फिर काइनेटिक एनर्जी का हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला है। फिर उसी मेटल पे हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने एनर्जी की लाइट गिराई जाए कि जो पहले निकला था इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी से उसकी आधी काइनेटिक एनर्जी मिले। अब बताओ आपका इसमें अलग अलग सिचुएशन का डाउट क्या है?
ओके सर, हो गया सर, हो गया क्लियर। अच्छा, जबरदस्ती वाला क्लियर तो नहीं हुआ ना? नो नो सर, हो गया। ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। आपको बताना है द नंबर ऑफ मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when light of 300 nanometer wavelength falls on metals। आपको हर एक मेटल का वर्क फंक्शन दिया है, आपको बताना है किस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एब्जॉर्ब दिखेगा हमें। ठीक है, देखा लिथियम है, इसका पाई हमको गिवन है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम का हमको गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम का हमको गिवन है ठीक है, पोटेशियम का हमको गिवन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैग्नीशियम का गिवन है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉपर हमको गिवन है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एजी का गिवन है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एफई हमको गिवन है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लैटिनम का गिवन है 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टंगस्टन का गिवन है 4.75। डब्ल्यू का मतलब टंगस्टन है। चलिए आपको बताना है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कौन कौन सा मटेरियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। ये सब किसकी वैल्यू है? पाई की वैल्यू। सर इस हिसाब से तो कॉपर के बाद वाले सारे दिखा रहे हैं। सारे दिखा रहे हैं, सारे नहीं दिखा रहे हैं। सर अप्रोक्स वैल्यू जो 1240 उसी लेके कर सकते हैं या फिर एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा? 1240 लिखाया था ना मैंने, हाँ उसको लेके कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1240 जो मैंने लिखा था उसको लेके कर सकते हो। ये आईटी ने सवाल पूछा था, आई थिंक 2010-11 के आसपास पूछा था। 2011 में समथिंग पूछा था। सर पहले 3 दिखा रहे हैं बस। क्या हुआ? सर मैग्नीशियम फर्स्ट 3 दिखा रहे हैं, फर्स्ट 3 दिखा रहे हैं LINAK। अच्छा मैग्नीशियम नहीं दिखा रहा है? सर नहीं दिखा, सर 4 सर दिखा ध्यान रहे हैं। नहीं रख। सर मैग्नीशियम तक दिखाएंगे सर। सर 4.13 से सारे कम। हाँ ये भी आंसर है, 4.13 से जितने भी कम होंगे सब दिखाएंगे। यस सर, यस सर, ये दिखा रहे हैं। ठीक है, हमने निकाला कैसे? E = hc बाय लैम्डा। ठीक है, hc कितना? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय और कौन है 300 नैनोमीटर। 1 2 0 उड़ा दिया, पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो 12.4 डिवाइडेड बाय 3 तो 300 के 12 ठीक। तो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जितने भी कम होंगे सब दिखाएंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर कम वाले क्यों दिखाएंगे? क्या हुआ? कम वाले क्यों दिखाएंगे? एनर्जी तो ज्यादा होनी चाहिए ना वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन से जो एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन नहीं ज्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन आपका लिखा हुआ है, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, यानी आपके यही सिर्फ 4 शो करेंगे बस, बाकी ये कोई भी नहीं करेगा। एनर्जी आपकी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए ना। वो उल्टा ले गया, मैं उसको वर्क फंक्शन ले रहा था, इनको एनर्जी ले रहा था। ठीक है, सर फिर तो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वाले होने चाहिए ना। फिर तो उल्टा जा रहा है बेटा, ये आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, यानी ये फाइव दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए 2.4 रिक्वायर्ड है, 2.3 रिक्वायर्ड है, 3.2 रिक्वायर्ड है, 3.7, 4.8, 4.3, ठीक है। ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी एलिमेंट से या मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो कितनी की अवेलेबल है, 4.13 वाली। तो जो भी इससे कम होंगे उन सभी के इलेक्ट्रॉन को ये निकाल सकता है, जो इससे ज्यादा होंगे उनके इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेगा ये वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या था, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब हमारे पास एनर्जी कितनी है, 4.13 की। अब इससे जो कम होगा उनको वो निकाल देगा, इससे जो ज्यादा होंगे उनके साथ कुछ नहीं करेगा। ओके सर, ओके। हेलो सर, सर एक बात बताइए, अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं बुक से, जैसे कि एन अवस्थी से किससे भी, तो उसमें सर एच सी की वैल्यू से 1 to 4 ले चलेगा, या फिर हमें निकालनी पड़ेगी एच और सी को मल्टीप्लाई करके? चल जाएगा, चल जाएगा 1240। ओके सर। नेक्स्ट आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वैल्यू है जैसे आपका कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक क्या था कि हम इलेक्ट्रॉन को भेज रहे थे, मतलब दौड़ा करके भेज रहे थे, स्पार्क लगा रहे थे। अब हम इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, अभी रोकेंगे तो समझते हैं। जैसे हमारे पास ये मेटल है, इस पे लाइट एमिट हो रही है HDM की, इसका वर्क फंक्शन कुछ पाई रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग के यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ज्यादातर जो हमें काम के जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरे प्लेट तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा ही पहुंच रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन की बैटरी लगा दी। बैटरी क्यों लगाई है, करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, अगर मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं तो जो इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से भगता हुआ जा रहा था वो इसकी वजह से रुकना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। या फिर ऐसा कह लीजिए कि हम चाहते नहीं है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर का करंट फ्लो हो रहा होगा। अब हम चाहते हैं कि हम अपना करंट कंट्रोल कर लें, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हम चाहते हैं करंट फ्लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोटेंशियल वैल्यू लगा दी जो एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब ये निकलेंगे उससे पहले ही रोक लेगा, ठीक है। या फिर निकल गए आधे रास्ते तक, जाने के बाद वापस आ जाएंगे, या फिर आधे रास्ते तक पहुंच करके बीच में गए अपना डाउन फॉर्म कर जाएगा, तो जनरली आप देख लीजिए वापस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कंट्रोल कर लिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने कंट्रोल कर लिया दैट मींस आपने करंट कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट जनरेशन है उस करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, the reverse voltage
द रिवर्स वोल्टेज या फिर कह लीजिए पोटेंशियल, द रिवर्स पोटेंशियल applied to stop most of the reverse potential applied to stop the most energetic part, the most energetic photoelectron from reaching to anode, from reaching to anode, from cathode. ठीक है, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, जो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब एच न्यू के लिए, जो इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसको रोकने के लिए हमें मैक्सिमम जो पोटेंशियल अप्लाई करना पड़े उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये हम कैसे समझेंगे, इसके लिए थोड़ा सा अलग है वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी अगर आपको कम समझ में आएगा तभी कोई बात नहीं, आपका जब वर्क एनर्जी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जितना हम काम करते हैं, कैसा भी काम हो, वर्क डन ऑल जो वैल्यू बराबर होती है वो हमारे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, जितना हमने काम किया है वो सारा का सारा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब देखिए इसमें वर्क कितना हुआ होगा। मान लीजिए हमने कुछ V नॉट पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है, तो काम टोटल कितना हुआ होगा इसमें समझिएगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर V पोटेंशियल के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो वर्क टोटल की वैल्यू कितनी होती है, जितना पोटेंशियल होता है या फिर ऐसे के लिए जितना चार्ज की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Q * V के बराबर। ठीक है, यहाँ हम वर्क किसके ऊपर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितने पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, V नॉट के बराबर, दैट मींस E * V नॉट। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम। ये हमारा है वर्क जो इलेक्ट्रिक वाला जो वर्क हुआ है उसको हमने क्या कहा, EV नॉट। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। सर वो भी नोट कर लें सर, जो आपने लिखा है W all is equals to Q into V। हाँ लिख लो, अभी पर्टिकुलर सिर्फ अगर हमने V वोल्टेज अप्लाई किया था, अदरवाइज आप ऐसे लिख लो W = Q * V, बस इतना लिखो। सर वो हाँ ALL क्यों लगाया था, ऑल का मतलब ये था कि जितने फोर्सेस अवेलेबल है उन सबकी वजह से होने वाला वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे केवल अकेला क्या था, इलेक्ट्रिक वाला था, तो ऑल का मतलब वो अकेला ही था यहाँ पे। तो फॉर्मूला तो एग्जैक्टली ये होता है, वर्क डन ऑल इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन ऑल का मतलब जितने फोर्सेस अवेलेबल है सबकी वजह से किया जाने वाला काम। यहाँ ऑल में क्या था, अकेला हमारे पास एक पोटेंशियल था, जितना जो फोर्स अवेलेबल था, तो सिर्फ उसकी वजह से वर्क कितना होता है, Q * V के बराबर। सर यहाँ पे और लगाना गलत नहीं होगा ना? नहीं, यहाँ गलत नहीं होगा, लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स है ना, पोटेंशियल वाला, बस। ये मैंने इसलिए ऑल हटा दिया, मैं कहा बाद में पढ़ने में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए।
नोट कर लिया यहाँ तक। और देखिए जितना वर्क डन हमने किया था सारा का सारा किसकी वजह से था, इलेक्ट्रिक की वजह से। अब ये वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। सारा का सारा वर्क डन किसके बराबर है, जितना हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में सबसे पहले कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक। अभी देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव में क्यों नहीं लिखा, वो देखो मैं बता रहा हूँ नहीं लिखा कि डेल्टा के ई का मतलब क्या होता है, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए बता दे रहा हूँ। वर्क डन ऑल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, इसी को हम कहते हैं डेल्टा के, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, के ई मैक्स के बराबर। तो नियम था क्या आना चाहिए था, माइनस के ई मैक्स आना चाहिए, मैंने सीधा के ई मैक्स लिख दिया। इसका रीजन क्या है, यहाँ वर्क डन ऑल के फॉर्मूले में क्या आया, क्यू आया, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव का, तो यानी यहाँ जो वर्क डन ऑल लिखा है यहाँ भी क्या आना चाहिए था, हमारा माइनस ई नॉट आना चाहिए था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, इसलिए के ई मैक्स इसके बराबर आ गया था हमारा। ये उनके लिए जिन्होंने पहले भी कुछ पढ़ा हुआ था, ठीक है, और वो अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है तब मैंने इसके साइड में बता दिया, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अपने काम की चीज पे आते हैं। तो के फाइनल 0 क्यों है? बेटा हमने वोल्टेज लगा करके उसको वापस बुला लिया, या फिर कह लीजिए कि जहां पे वो पहुंचा था ना, मान लो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, जहां स्टार्ट हुआ था हमने उसको रोक लिया उसी पॉइंट, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर ऐसे कह लो, जब हमारे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फोटोन गिरा, कितनी वैल्यू थी, एच न्यू की वैल्यू थी, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, जैसे ही एमिट हुआ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी आने चाहिए थी, क्योंकि सरफेस का था, हमने पोटेंशियल लगा के इसको यहीं पर चिपका दिया दोबारा से, इसलिए मैंने 0 कर दी। ओके सर, ठीक है, अब समझ में आ गया, हमने उसको भगने ही नहीं दिया, तो जितना काइनेटिक एनर्जी थी सारी की सारी पोटेंशियल में खींच ली हमने, ठीक। क्योंकि अभी कुछ लोग को डाउट हो जाता है, मुझे आपका डाउट समझ में आया, आपने क्लियर पूछ लिया। डाउट क्या हो जाता है कि जिसने थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में गया होगा वो ये सोच रहा हो कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक गया 0 हो गया, फिर वापस बुलाया तो फिर यहाँ आया, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ हो गई, फिर फाइनल 0 नहीं मिल सकती, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा किया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ सरफेस से निकला है, ठीक है, सरफेस से इजेक्ट हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए थी, हमने इसी पॉइंट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए तो उतना ही ईवी नॉट लगा करके इसको इस पॉइंट पे पॉइंट आउट कर दिया, ये आगे भगने ही नहीं पाया, ठीक। अब यहाँ इस पॉइंट से एक चीज हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक वो एचन्यू वाली इक्वेशन थी, उसमें एक मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम कि जितना हमने लाइट इंसिडेंट किया था, यानी कि आई की वैल्यू इंसिडेंट लाइट की जितनी वैल्यू थी वो किसके किसके बराबर थी, 5 प्लस के मैक्स के बराबर थी, ठीक है। 5 तो हमें पता है, के मैक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी थी, ईवी नॉट के बराबर, ठीक। अब इसे वैल्यू पुट कर दो, hc बाय लैम्डा, ठीक है, या फिर ऐसे वैल्यू पुट कर दो, न्यू की टर्म में पुट कर दो, अच्छा h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला होगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ से v नॉट, बेटा ये बनाते वक्त ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा v बनाना, वरना इसके साथ आपको एक जैसा लगेगा। अब यहाँ से v नॉट की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो किसके बराबर आएगा, v नॉट इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट डिवाइडेड बाय e, दैट इज इक्वल टू h बाय e न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक। वो मैंने साइड में लिखा है, इसको इसके नीचे लिख लो आप, h बाय e न्यू माइनस h न्यू नॉट बाय e, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी, m क्या आता है पॉजिटिव,
फोन हैंग हो गया। ठीक है, अब इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे समझिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है, वर्सेस न्यू का। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में रेशियो पूछता है, रेशियो भी हम यहीं से एक लाइन में बता देंगे। देखिए वहां हमारा क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था। यहाँ हमारा क्या है, इस पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इस लाइन पे क्या है हमारा, न्यू है। तो जैसे जैसे आप ये बढ़ाएंगे y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, दैट मीन्स इस पॉइंट से स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन टाइप का, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ आगे तक गया। ये आपकी वैल्यू क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है न्यू नॉट वाली। ये आपका एंगल क्या है, थीटा। इसका जब स्लोप आपसे पूछेगा, ठीक है, या फिर tan थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो क्या आएगा आपके पास, h/e। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, जो आपके पेपर में समझ में नहीं आता है, वो क्वेश्चन ये पूछेगा, स्लोप का रेशियो पूछेगा, किसका किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। किसका रेशियो स्लोप का, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के स्लोप के बीच का रेशियो किसके बराबर आता है, तो वो आंसर आता है E के बराबर। ये ध्यान रखना है। इसको मैं अगर M1 नाम दे दूं, इसको मैं अगर M2 नाम दे दूं, तो आप निकाल के देख लो, M1 डिवाइडेड बाय M2 दैट इज इक्वल टू H। M2 की वैल्यू किसके बराबर है, h/e के बराबर है, यानी वैल्यू किसके बराबर आती है, E के बराबर आती है। एक छोटी सी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये टर्म आप स्टार आप कर देना, ध्यान रखना। सर ये लास्ट वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आया। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे, यस सर। चलिए बता देता हूँ, ये पूरा नोट कर लिया बेटा सबने। यस सर। यस सर। चलिए, ये बेसिकली मैंने स्लोप का रेशियो बताया बेटा। आप अगर ये ग्राफ में छोड़ के बाकी मिटा रहा हूँ, आप अगर उसका ग्राफ देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस न्यू वाला, पीछे पेज पर रख के देखो मैंने ग्राफ क्या बनाया, उसका स्लोप की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, h। स्लोप कितना लिखा है, h लिखा है। यस। और इस केस में स्लोप क्या है, h/e। h/e। तो मैंने क्या कहा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो वर्सेस न्यू का जो ग्राफ आता है, उसका स्लोप और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ के स्लोप का रेशियो क्या होता है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस न्यू का आपने ग्राफ बनाया, उसका स्लोप यानी m1 और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का स्लोप का रेशियो किसके बराबर आता है। तो आप आंसर क्या दोगे, छोटा सा आंसर आता है E इसके बराबर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर उल्टा पूछ ले, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आंसर 1/e कर देना। ठीक है, वो आप इतना कर लोगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि हमने रेशियो किसका किसका लिखा था कि जिससे हमारा E आया था, वरना ऑप्शन में आपको 1/e जरूर देगा लिख करके। ठीक है, चलिए ओके डन। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।